गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें स्टेशनरी वेव्स में से सोनोमीटर ये एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट कंप्लीट करना है। नए सिलेबस में ये पार्ट फिर से इंक्लूड किया गया है, तो इस वजह से मैं अभी आपको इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी बताने जा रहा हूँ। डायग्राम इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। देखिए, ये टेबल है, इस पे ये हॉलो वुडन बॉक्स या साउंड बॉक्स रखा हुआ है। ये ऊपर से कवर है साउंड बॉक्स, और इस साउंड बॉक्स के एक तरफ फिक्स एंड है और एक तरफ पुल्ली है। साउंड बॉक्स के एक तरफ फिक्स एंड है और एक तरफ पुल्ली है, और ये दोनों PA और QB ये दोनों ब्रिजेस है, जिन पर से एक वायर जो है टाइटली प्लेस की गई है, और उसके फ्री एंड को, ये वायर का फ्री एंड है, इस फ्री एंड को लगाया गया है वेट हैंगर in which slotted weights can be placed. Slotted weights दिखने में ऐसे रहते हैं, like this। ये slot है बीच में, ये तो ऐसे ही slotted weight यहाँ पे put up करने हैं आपने। Now, अब यहाँ पर ये होल्स है, ये होल्स इसीलिए प्रोवाइड किए गए, these are called as air holes, to make a contact between air inside the sound box and air outside the sound box। ठीक है, मतलब ये होल्स इसीलिए प्रोवाइड किए गए ताकि साउंड बॉक्स के अंदर और साउंड बॉक्स के बाहर का एयर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब इसके बाद में Now, a tuning fork vibrates with some frequency. We don't know the frequency. हमें frequency नहीं पता, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास एक tuning fork है having some frequency is made to vibrate। उसको आपने vibrate करना है, and its stem is placed near the sonometer wire। मतलब इसका जो स्टेम पार्ट है वो इस सोनोमीटर वायर के नजदीक आपको लाना है। Thus, the vibration produced in tuning fork is set between these two bridges। ठीक है, मतलब यहां पर ये वाइब्रेशन जो है ये पूरे बॉक्स में यहां पर आ जाएगा। Now, if this sonometer wire is plugged between these two bridges, transverse wave is formed between these two bridges। मतलब वायर वाइब्रेशन में आएगा, दो ब्रिजेस के बीच में का वायर वाइब्रेशन में आएगा, और वाइब्रेशन में आने की वजह से यहां पर ट्रांसवर्स वेव बनेगा like this। ये ट्रांसवर्स वेव यहां पर ऐसे ट्रेवल करेगा। Now this transverse wave get reflected from the two bridges। मतलब ये ट्रांसवर्स वेव दो ब्रिजेस से रिफ्लेक्ट होगा, और वहां पर एक रिफ्लेक्टेड वेव भी ट्रेवल करेगी, और फाइनली हमें यहां पर जो है ऐसा लूप फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर सोनोमीटर। नाउ अब यहां पे ये जो R लिखा हुआ है, दिस इज V शेप पेपर राइडर। मतलब एक पेपर का टुकड़ा है, फ्री से छोटा सा, जिसको आपने वायर के ऊपर फोल्ड करके रख दिया है, जेंटली प्लेस किया हुआ है इस V शेप पेपर राइडर को। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है आपने, हमें ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसका वाइब्रेशन जो हमने इस बॉक्स को दिया, इस ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है n, ये पता करवाना है।
ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है यहां पे? प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दो ब्रिजेस के बीच का लेंथ सबसे पहले मेजर करना है। तो पहला क्या हुआ, लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस बी मेजर। ठीक है, मतलब आप इन दो ब्रिजेस के बीच का लेंथ मेजर कर लीजिए। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये हो गया लेंथ मेजर कर लिया, देन मास ऑफ द वायर शुड बी मेजर्ड, मतलब आपने वायर का मास मेजर करना है इन बिटवीन ब्रिजेस। दो ब्रिजेस के बीच में ये इतना लेंथ है आपका, दिस वन इज योर लेंथ, और उतने ही वायर का आपने क्या करना है, मास मेजर करना है। ठीक है, देयरफॉर लीनियर डेंसिटी विल बी कैलकुलेटेड, मतलब अभी लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज स्मॉल m विच इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन L। ठीक है, ये आपने यहां पे फॉर्मूला लगा के मास ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द वायर से लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट कर दिया। नाउ अब इसके बाद ये पुल्ली पे जो वायर लगा हुआ है ये इसका फ्री एंड है। अब आपने क्या करना है, यहां पे अप्लाई सुटेबल वेट्स। यहां पर आपने इस हैंगर पे क्या करना है, अप्लाई सुटेबल स्लॉटेड वेट्स ऑन हैंगर। हैंगर पे आपने सुटेबल वेट्स जो है वो यहां पे पुट अप करने हैं। ठीक है, अब ये आपने पुट अप कर दिया। नाउ ये जो स्प्रिंग है, ये जो वायर है यहां पे, इस सोनोमीटर वायर को बीच में से प्लग करना है। ठीक है, अब तो यहां पे अ वायर इज प्लग बिटवीन ब्रिजेस such that vibrations produce in it, मतलब उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, एंड स्टेशनरी वेव विल फॉर्म, और वहां पे क्या फॉर्म होना चाहिए, स्टेशनरी वेव विल फॉर्म, मतलब स्टेशनरी वेव उसके बीच में फॉर्म होगा। एंड जो आपका ये राइडर है ये वाइब्रेशन से नीचे आना चाहिए। राइडर इज थ्रोन आउट ऑफ वायर। ठीक है, जैसे ही यहां पे ये आपका राइडर वहां से गिर जाएगा, देन आपको यहां पे मेजर करना है लेंथ, मेजर लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस। जब वाइब्रेशन होगा तो ये ब्रिजेस में, यहां पे ये ब्रिजेस में थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट होगा, तो ये लेंथ आपको यहां पे मेजर करना है। नाउ अब यहां पे आपने यहां पे वेट यूज किया, यानी आपने क्या अप्लाई किया, टेंशन अप्लाई किया। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी, अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगा ट्यूनिंग फॉर्क का, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास लॉग ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी है, दैट इज n इक्वल्स टू 1/2L √T/m। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला में जो आपने लेंथ इन दो ब्रिजेस के बीच में जो वाइब्रेटिंग लेंथ है उसका वैल्यू यहां पे पुट अप करना है। जितना आप वेट यहां पर पुट अप करेंगे उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके टेंशन यहां पे पुट अप करना है। और सबसे पहले आपने यहां पे मास, लीनियर
मास पर यूनिट लेंथ लेके लीनियर डेंसिटी मेजर की है वो आपने यहां पर रखना है। और फाइनली हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? फाइनली वी गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, जिसकी वजह से ये वायर वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बाय यूजिंग सोनोमीटर। सोनोमीटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? अननोन फ्रीक्वेंसी यहां पर पता कर सकते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। शॉर्ट में मैंने प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन कर दी है यहां पे, ये आपको नोट्स में दिया गया है। नाउ अब मैंने एक स्मॉल पिक बनाया हुआ है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन था, ये समझने के लिए दीज आर दी होल्स, ये दो नाइफ एजेस, इनके बीच में ये वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये पुल्ली है जिसके ऊपर ये स्लॉटेड वेट लगाया गया। नाउ यूजिंग दिस सोनोमीटर वी कैन वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मतलब हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो लॉज है वो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ, हम कैसे वेरीफाई करेंगे लॉस को, ये अभी हमें यहां पर जानना है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहले आपको यहां पे फर्स्ट लॉ का वेरिफिकेशन देखना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो वेट्स है, यहां पे जो वेट है, ठीक है, स्लॉटेड वेट, सबसे पहले स्लॉटेड वेट से जो टेंशन हम वायर को अप्लाई कर रहे हैं वो टेंशन हम कांस्टेंट रखेंगे। मतलब मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, टेंशन अप्लाइड टू वायर, ठीक है, ये आपने क्या रखा हुआ है यहां पे? कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, टेंशन अप्लाइड टू वायर इज मेड टू बी केप्ट कांस्टेंट, आपने इसको कांस्टेंट रखा। अब इसके बाद में आपने एक सिंगल वायर यूज किया है, मतलब उस वायर का लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है, एंड आल्सो लीनियर डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल m, ये भी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब टेंशन भी कांस्टेंट है वायर पे जो अप्लाई किया, और जो लीनियर डेंसिटी है स्मॉल m, अभी ये भी कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है? ये आपका वाइब्रेटिंग लेंथ है, ठीक है, अब ये आपने ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क लेना है आपने यहां पे, और ये ट्यूनिंग फॉर्क को आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क आपने यहां पर लेने हैं। ठीक है, और वो ट्यूनिंग फॉर्क लेने के बाद में हर बार इसका वाइब्रेशन आपको इस वायर को देना है, और जब इसमें से पेपर राइडर जो यहां रखा है वो नीचे गिरेगा तो आपको उस ट्यूनिंग फॉर्क की उस फ्रीक्वेंसी के लिए यहां पे लेंथ मेजर करना है। फॉर एग्जांपल, अप्लाइंग डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क्स, मतलब आप अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए, हैविंग फ्रीक्वेंसीज N1, N2, N3 एंड सो ऑन। जितने भी आप नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं उनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी लीजिए, अप्लाइंग डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज N1, N2, N3, जो भी आप फ्रीक्वेंसीज लेंगे, एंड टू मेक वाइब्रेशन इन ए वायर बिटवीन ब्रिजेस सो दैट, मतलब ये वाइब्रेशन इन ब्रिजेस के बीच में होना चाहिए, सो दैट यहां पे जो पेपर राइडर, एक पेपर का जो टुकड़ा है जो लगाया गया है वो पेपर राइडर जो है, सो दैट पेपर राइडर इज थ्रोन आउट या थ्रोन ऑफ टू मेजर लेंथ L1, L2, L3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हर ट्यूनिंग फॉर्क में, मतलब आप क्या करेंगे? पहला एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी है N1, उस समय पे आप वो वाइब्रेशन इसको प्रोड्यूस करेंगे,
बिटवीन द वायर, इससे यहाँ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर जो लेंथ होगा वो होगा L1। फिर आप नेक्स्ट सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी N2 होगा, फिर से आप उसको वाइब्रेट करेंगे, वो वाइब्रेशन इस वायर में जाएगा और फिर से यहाँ से पेपर राइडर नीचे गिरेगा, उस समय पे सेकंड वाइब्रेटिंग लेंथ। फिर नेक्स्ट इसमें आप N3 नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए जिसका फ्रीक्वेंसी N3 है, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे इस वायर में, फिर से पेपर राइडर गिरेगा, तब आपका वाइब्रेटिंग लेंथ होगा L। तो देन इट इज फाउंड दैट, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, देन इट इज फाउंड दैट हर बार जब आप टेंशन और m यानी लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा n1 into L1, n2 into L2, n3 into L3 and so on, which is equals to constant। यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ in each vibration will be same। ठीक है, इसलिए पहले N1 L1, फिर N2 L2 प्रोडक्ट है, फिर N3 L3 प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे अगर आपका टेंशन और लीनियर डेंसिटी सेम। तो देयरफॉर इन जनरल आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि N into L equals to constant। क्या कह सकते हैं हम, N into L equals to constant। Now N into L अगर constant है तो आप इस L को इधर लेकर आइए, so therefore N equals to constant into 1 upon L। Now equal to और constant की जगह आप लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, तो आपका रिलेशन क्या बना, N is inversely proportional to length and this is your first लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जिसको हम लॉ ऑफ लेंथ कहते हैं, जो कि है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। सो thus first law of vibrating string is verified। Vibrating string is verified by using sonometer। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ यूजिंग सोनोमीटर। क्या किया हमने फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हमने टेंशन जो हम ये वेट से ले रहे, टेंशन हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा, उसके बाद में आपने यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क लिए, हर बार उसका वाइब्रेशन सोनोमीटर में प्रोड्यूस किया जिससे यहाँ वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज हुआ और हर बार हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला N into L which is equals to constant, जिससे ही हमारा लॉ बनता है N is inversely proportional to length। ठीक है, तो सोनोमीटर का यूज करके हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यहां पर खत्म हो गया, वेरीफाई कर लिया। नाउ अब इसके बाद में यहां पे वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ, ये अभी हमें यहां पर देखना है, वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ। नाउ सेकंड लॉ का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दिस सोनोमीटर, ये अभी हमको यहां पर जानना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हमारा जो लॉ है उसमें आपको क्या करना है, यहां पे जो दो ब्रिजेस के बीच का जो लेंथ है, ये आपके दो ब्रिजेस है, ये दो ब्रिजेस का ये जो लेंथ है ये आपने कांस्टेंट रखना है। द लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस remains are kept constant। आपने उनको क्या रखना है, सबसे पहले कांस्टेंट रखना है, दैट इज L equals to constant। ठीक है, उसके बाद में आपने यहां पर जो है, ये होने के बाद आप क्या करिए,
नेक्स्ट इसमें लेंथ कांस्टेंट कर लिया। अब वायर का जो लीनियर डेंसिटी है दैट इज स्मॉल m, इसको भी आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सेकेंड लॉ के वेरिफिकेशन के लिए वायर का जो लेंथ है बिटवीन टू ब्रिजेस ये आपने कांस्टेंट रखना है, और इस वायर का जो लीनियर डेंसिटी है इट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ अप्लाई डिफरेंट slotted weights for applying different tension in a wire। ठीक है, मतलब आप अलग अलग यहाँ पे वेट्स प्रोड्यूस करिए। फॉर एग्जांपल 1 kg तो टेंशन हो गया आपका 9.8 न्यूटन, 2 kg आप वेट लीजिए, टेंशन हो गया आपका 19.6 न्यूटन। ऐसे अलग अलग वेट्स आपने यहाँ पे पुट अप करना है, एंड फॉर सुटेबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्म। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। सो लेट T1, T2, T3 ये हो जाएंगे टेंशन जो आपने अप्लाई किए वायर को, एंड N1, N2, N3 एंड सो ऑन बी दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्म। ये ट्यूनिंग फॉर्म की फ्रीक्वेंसी होगी हर एक टेंशन के लिए रिस्पेक्टिवली। मतलब जब ट्यूनिंग फॉर्म का फ्रीक्वेंसी N1 है तो आपका टेंशन है T1, जब ट्यूनिंग फॉर्म का फ्रीक्वेंसी N2 है तो आपका टेंशन होना चाहिए T2। देन इट इज फाउंड दैट अगर आपका लेंथ और लीनियर डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, लेंथ और लीनियर डेंसिटी यानी m अगर ये कांस्टेंट है तो आपको क्या मिलेगा, N1 upon root T1 which is equals to N2 upon root T2 which is equals to N3 upon root T3 and so on which is equals to constant। मतलब हर बार जब लेंथ और लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो रेशियो बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इसका रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन जनरल आप कैसा लिख सकते हैं, यहां पे इन जनरल आप लिख सकते हैं n अपॉन रूट टी विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर ये रूट टी आप इधर लेकर आइए, n इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू रूट टी। ठीक है, इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, तो हमारे पास में रिलेशन आ गया n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, एंड दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। दिस सेज दैट fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to square root of tension applied to the wire, और ये हमारा सेकंड लॉ है, ये हमने सोनोमीटर का यूज करके वेरीफाई किया। Thus second law of vibrating string is verified by using sonometer। Now अब हमें थर्ड लॉ देखना है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, जो वेरीफाई करना है बाय यूजिंग सोनोमीटर। अब ये जैसे सोनोमीटर है आपका, आपको अभी यहाँ पे दो डिफरेंट वायर्स लेने हैं टू वेरीफाई थर्ड लॉ। मतलब आपको यहाँ पे दो डिफरेंट वायर्स लेने हैं हैविंग डिफरेंट लीनियर डेंसिटी। दो अलग अलग वायर, दोनों का लीनियर डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए, और दोनों का यहाँ पे लेंथ जो है वाइब्रेटिंग लेंथ वो भी अलग होना चाहिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टू वेरीफाई थर्ड लॉ हम सबसे पहले टेंशन जो है
टेंशन अप्लाइड टू वायर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब आप सबसे पहले टेंशन को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप दो वायर्स लेंगे हैविंग डिफरेंट लीनियर डेंसिटी, फिर दो अलग अलग वायर लेंगे जिनका लीनियर डेंसिटी जो है डिफरेंट है। ये लीनियर डेंसिटी यहां पर डिफरेंट होने के साथ में दैट इज हम लिखेंगे M1 एंड M2, ठीक है। टेंशन आपने कांस्टेंट रखा, यहां पे आपने दो वायर का जो डेंसिटी जो है दो अलग अलग डिफरेंट वायर ली। अब अप्लाई टेंशन टू फर्स्ट वायर having linear density M1 and applying tension to second wire having linear डेंसिटी M2। पहले आपने फर्स्ट वायर वहां पे सोनोमीटर में लगाना है जिसका लीनियर डेंसिटी M1 है, फिर सेकंड टाइम आपने फिर से वही सेम टेंशन सेकंड वायर को लगाना है जिसका लीनियर डेंसिटी M2 है। देन आपको फाइनली क्या मिलेगा, देन इट इज फाउंड दैट आपको यहां पर ये मिलेगा दैट इज L1 into root M1 which is equals to L2 into root M2, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी ये दूसरे लेंथ और स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इसके बराबर होगा। सो देयरफॉर L1 upon L2 which is equals to अंडर रूट में M2 upon M1, therefore L is inversely proportional to square root of M। ये ऐसा हमको यहां पर रिलेशन मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M, ऐसे मिलेगा। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, आपका फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है आपका N is inversely proportional to length और length inversely proportional to square root of M है। So therefore N is inversely proportional to length की जगह आप लिख सकते हैं square root of M, और ये हमारा थर्ड लॉ है। Thus third law of vibrating string is verified by using सोनोमीटर। सोनोमीटर का यूज करके हम यहाँ पर थर्ड लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ।